अब हम शुरू करते हैं एक्चुअल टेंसेस, वो सेंटेंसेस जो हमें आज तक समझ में नहीं आए। सीखना शुरू करते हैं टेंस बिना स्ट्रक्चर, बिना ट्रांसलेशन, बिना उनका नाम जाने और बहुत कम समय में आखिर टेंस हमें कैसे आ सकते हैं। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट। पहला सेंटेंस आ रहा है हमारे सामने, आई स्पीक। अब देखिए ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है, ये आई यहां सब्जेक्ट है और एक वर्ब इसमें लिखी स्पीक माने बोलना, ये हम सबको समझ में आता है। तो आई स्पीक ये प्रेजेंट सिंपल है, ये प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि मैं यहां सिर्फ बात कर रहा हूं आई स्पीक, या मैं कहूं आई गो, या आई डू, या आई डांस। यहां मैं वो काम नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं, तो ये हुआ प्रेजेंट सिंपल। सेकेंड सेंटेंस, आई एम स्पीकिंग। यहां ये एम क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि इस सेंटेंस में एम हमें बता रहा है प्रेजेंट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमें सिखाती है, बताती है टाइम, और ये जो स्पीकिंग लिखा हुआ है वर्ब में आईएनजी लगी है, ये हमें बताता है कॉन्टिन्यूअस। तो ये सेंटेंस क्या हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब क्या मैं इस टेबल बनाकर इस सेंटेंस का नाम आगे पीछे लिखूं? तभी आप समझ पाएंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और ये सेंटेंस खुद चिल्लाता है कि ये एम मतलब प्रेजेंट, आईएनजी लगा हुआ वर्ब में मींस कॉन्टिन्यूअस, मतलब ये कौन सी बात है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मतलब कोई काम अभी इस वक्त चल रहा है, जैसे आई एम टीचिंग, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। यस, ये दोनों प्रोसेस इस वक्त चल रही हैं, ये कॉन्टिन्यूअस है। कब? प्रेजेंट में। और वो प्रेजेंट हमें कैसे पता लगा? वो इस एम से पता लगा, इस हेल्पिंग वर्ब से पता लगा। थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ आपको कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब समझाती है टाइम, वर्ब का जो मेन वर्ब जो होती है वो हमें बताती है टेंस का पार्ट, या हम कहें टेंस उस वर्ब के होने का तरीका, दैट इज कॉल्ड एक्शन। तो ये रहा टाइम, ये रही एक्शन, इन दोनों से मिल गया, बन गया, दोनों से मिलके बना टेंस या सेंटेंस। तीसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं, हम थोड़ा ये हटा लें, तीसरे सेंटेंस में हम चलते हैं और देखते हैं। तीसरा सेंटेंस हमारा है हैव स्पोकन। ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, ये हैव ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमें बताता है प्रेजेंट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें बताता है परफेक्शन। हमने मेन वर्ब वाले चैप्टर में भी देखा था कि अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है तो हमें क्या बताएगा, परफेक्शन बताएगा। यस, तो ये सेंटेंस हो गया हैव एंड स्पोकन, मतलब कोई काम फिनिश हो चुका है, जैसे आई हैव स्पोकन, आई हैव डन, आई हैव टोल्ड, आई हैव टॉट, मतलब मैं पढ़ा चुका हूं, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं। तो इस तरह के सेंटेंस जहां हमने कोई काम फिनिश कर लिया है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? देखिए हैव मींस ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमें समय बता रही है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्शन बताता है। इन दोनों से मिलकर सेंटेंस बना प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसका नाम पता लिखने की, वो टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो टेबल पूरी तरह से बेमानी, बेमतलब, यूजलेस थी। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगला सेंटेंस आपको याद आ रहा है कौन सा है? वेरी गुड, अगला सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही अगला सेंटेंस है, वेरी नाइस। इस सेंटेंस में ये रहा हैव जो हमें बताता है प्रेजेंट, फिर हमने लिखा स्पीकिंग जो हमें बताता है कॉन्टिन्यूअस। अब ये बीन कहां से आया? देखिए सेंटेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस हिसाब से यहां हमें किसी वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना था। हमारी वर्ब है स्पीक, तो हमें यहां लिखना चाहिए था स्पोकन, लेकिन तब कैसा सेंटेंस बनता? आई हैव स्पोकन स्पीकिंग। कुछ जमता नहीं शायद। अच्छा, क्यों नहीं जमता? अगर यहां लिख दिया जाए आई हैव स्पोकन स्पीकिंग, क्या प्रॉब्लम आएगी? यह प्रॉब्लम आएगी कि किसी भी एक वर्ब के जो दो फॉर्म होते हैं, एक वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? टोटल 4 फॉर्म होते हैं, उनमें से कोई भी 2 कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। मतलब वो दोनों फॉर्म कभी भी एक साथ लिखे नहीं जाएंगे। जैसे गो के बाद वेंट, वेंट के बाद गॉन, गॉन के बाद गोइंग लिखना पॉसिबल नहीं है इंग्लिश की ग्रामर में। तो जब ये टेंस बने होंगे, जिसने बनाए होंगे, वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि अगर यहां स्पोकन लिख दिया जाएगा तो ये दोनों लिखे नहीं जाएंगे।
और यहां पर क्या हो रहा है, यहां कोई प्रोसेस चल रही है, यहां कोई प्रोसेस चल रही है। जब कोई प्रोसेस चलती है तो हम एक वर्ब यूज करते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, बी। यह आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी। बी एक वर्ब है जिसका सेकंड फॉर्म है वॉज, इसका थर्ड फॉर्म है बीन, और इसका आईएनजी फॉर्म है बीइंग। ये इसका आईएनजी वाला फॉर्म है, ठीक। और इसका हिंदी मीनिंग है होना। मतलब जब कोई प्रोसेस कॉन्टिन्यूटी में रहे, कोई प्रोसेस हो, तब हम इस वर्ब का वहां यूज करते हैं। तो जब मामला प्रेजेंट में होता है तो हम इज एम आर का यूज करते हैं, जब पास्ट का होता है तो हम वहां वॉज वर्ब का यूज करते हैं, ठीक। वापस हम अपनी तरफ आते हैं। देखिए, तो हमने यहां क्या किया, हमने यहां इस हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया, क्योंकि यहां मामला कैसा था, कोई काम कंटिन्यूटी में चल रहा था लेकिन परफेक्शन वाला मामला था। तो हमने बी के उस थर्ड फॉर्म को लिया ताकि परफेक्शन वाला काम हो जाए और प्रोसेस यहां चलती भी रहे। तो यह हुआ प्रेजेंट। ये बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म बताता है परफेक्ट, और ये आईएनजी बताता है कॉन्टिन्यूअस। समझिए बीन आया कहां से, देखिए ये प्रेजेंट, ये परफेक्ट और ये कॉन्टिन्यूअस। अब सेंटेंस हो गया आई हैव बीन स्पीकिंग, आई हैव बीन स्पीकिंग। इसमें हमें लगाना होता है सिंस या फॉर। इसको मैं आगे डिटेल में आपको समझाऊंगा कहां लगता है सिंस और कहां लगता है फॉर। पर इस तरह के सेंटेंस में जो पहले से अभी तक चल रहे हों, हमें सिंस या फॉर का यूज करना पड़ता है। आप पहले सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझिए। इस सेंटेंस में हैव लिखा है जो हमें क्या बता रहा है, प्रेजेंट। वेरी गुड। फिर हमने बीन लिखा, बीन कहां से आया, उस बी का थर्ड फॉर्म, क्योंकि जब कोई प्रोसेस चलती है वहां हमें बी का यूज करना होता है होने के लिए। तो हमने यहां लिखा बीन, और बीन का थर्ड फॉर्म क्यों लिखा, क्योंकि इस सेंटेंस में हमें परफेक्शन की जरूरत थी, वर्ब के थर्ड फॉर्म की जरूरत थी, ठीक। और उसके बाद हमने लिखा स्पीकिंग, ये कॉन्टिन्यूअस मामला है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है। तो अब जो सेंटेंस का नाम था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल वही सारी चीजें हमने इसमें लिखी। हैव मीन्स प्रेजेंट, बीन मीन्स परफेक्शन बिकॉज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड स्पीकिंग दैट इज कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपको जब स्कूल में यह सिखाया गया होगा, यह वाला सेंटेंस जहां भी आपने सीखा, तो आपको कहा गया कि यह हेल्पिंग वर्ब है। कहा गया या नहीं कहा गया, बिल्कुल आपको यही बताया गया कि यह हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है। चलो मान लेते हैं हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। लेकिन फिर उसी बुक में आगे लिखा हुआ है, यहां उन्हीं टीचर ने आपको समझाया कि अगर हमें किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना हो, उसको हमें नकारात्मक सेंटेंस में बदलना हो, तो क्या करना होगा, वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना होगा। इस सेंटेंस में नॉट कहां लगेगा, यहां लगेगा एम के बाद। सो आई एम नॉट स्पीकिंग होगा। इस वाले सेंटेंस में नॉट कहां लगेगा, वेरी गुड, यहां हैव के बाद नॉट लगेगा, क्योंकि हैव यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर ये हैव बीन पूरा हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट कहां लगाया जाना चाहिए था, बीन के बाद, लेकिन यहां नहीं लगाया गया। नॉट कहां लगाया गया, हैव के बाद। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनता है आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग। आपको उस समय समझाने के हिसाब से बता दिया गया था कि यह पूरा हेल्पिंग वर्ब है। यह पूरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हैव हेल्पिंग वर्ब है। ये जो मैंने रेड रेड यहां आपको दिख रहे हैं, ये सारे रेड रेड क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं। यहां एम हेल्पिंग वर्ब है, यहां हैव, और यहां ये हैव। क्यों, क्योंकि ये समय बताने का काम कर रहे हैं। बीन हमने अलग से एक वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, क्योंकि जहां प्रोसेस होती है वहां हमें बी यूज करना होता है, जहां प्रोसेस कंटिन्यूटी में चलती है। लेकिन यहां परफेक्ट का मामला था, इसलिए हमने बीन का थर्ड फॉर्म लिया। यस। तो अब हमें समझ में आया पहली बार कि यहां हैव के बाद आखिर नॉट क्यों लगाना पड़ता है। देखिए, जब मैं स्कूल में था, व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मैं हर बार कंफ्यूज रहता था कि इस सेंटेंस में नॉट कहां लगाया जाए। तो मैंने अलग अलग एग्जाम में क्या किया, कभी हैव के बाद नॉट लगाया, कभी बीन के बाद लगाया, ये सोच के कि चलो इस बार तो नंबर मिल जाएंगे। बिकॉज क्योंकि इंग्लिश के पेपर में पासिंग मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात थी। व्हेन आई वाज इन स्कूल, उस समय 50 नंबर का 50 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता था, और 17 मार्क्स उसमें पासिंग होते थे। अब उस जमाने में वो 17 मार्क्स लाने में पसीना छूट जाता था, ठीक।
और जैसे तैसे करके जब ऐसा लगता था कि 17 मार्क्स आ जाएंगे अपने, तो ऐसा लगता था हमने पूरा मैदान जीत लिया, इस बार तो हम पास हो जाएंगे। तो इंग्लिश हम बचपन से कठिन मानते आए, लेकिन है नहीं दोस्तों। आप इसको लॉजिकली समझिए। ये जो टेंसेस आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं ये 100% लॉजिकल हैं। देखिए यहां आपको मैंने समझाया लॉजिक। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, टाइम बताती है। वर्ब का जो मेन फॉर्म है, मेन वर्ब जो है वो क्या करता है, वो उस सेक्शन को बताता है कैसे होती है। यस, तो आई हैव बीन स्पीकिंग, आई हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो फॉर 10 मिनट्स। ठीक, ये सेंटेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। आई हैव बीन लिविंग इन माई सिटी फॉर 10 years। ठीक, ये सेंटेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ये सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि यहां हम बात कर रहे हैं इस वक्त। सेकंड सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इस वक्त कोई काम चल रहा है। तीसरा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, यहां ये प्रेजेंट और ये परफेक्ट, मतलब कोई काम अभी फिनिश हो गया। और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट के चारों सेंटेंसेस आपको समझ में आए। देखिए हमने इसको समझने की कोशिश की बिना स्ट्रक्चर, बिना ट्रांसलेशन, बिना उनका नाम जाने या कहीं लिखे मेंशन किए, ठीक, और बहुत कम समय में। अब हम आगे पास्ट के सेंटेंस देखते हैं। ये हम सबको मालूम है कि पास्ट सिंपल के सेंटेंस में हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। देखिए वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या बताता है, सिंपल। यस, वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है वो बताता है कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो बताता है परफेक्शन। यस, अब हमारे पास एक फॉर्म बचता है, वो है सेकंड फॉर्म। तो वो सेकंड फॉर्म क्या करता है इंग्लिश में दोस्तों? वो सेकंड फॉर्म इंग्लिश में पास्ट बताने का काम करता है। क्या बताने का काम करता है? पास्ट बताने का काम करता है। इस सेंटेंस में ये जो स्पोक यहां लिखा हुआ ये हमें समझाता है कि ये सेंटेंस कहां है, पास्ट में। ठीक, आगे और एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये सेंटेंस है पास्ट सिंपल, क्योंकि यहां पास्ट की बात होगी। इस सेंटेंस में हम पास्ट की बात करेंगे, यहां कोई काम चल नहीं रहा होगा, उसकी बात की जाएगी। अगला सेंटेंस हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए कितना लॉजिकल है ये टेंस। एक बार अगर लॉजिक आपने पकड़ लिए, समझ लिए, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। समझिए यहां देखिए ये वॉज लिखा है, ये हेल्पिंग वर्ब है। यस, वेरी गुड। और ये जो स्पीकिंग, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वॉज हमें बताता है पास्ट और आईएनजी फॉर्म हमें बताता है कॉन्टिन्यूअस। सेंटेंस कौन सा हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब पास्ट में कोई काम चल रहा था। I was teaching, I was going, I was learning, I was speaking, I was sleeping. So यहां मैंने लिखा I was speaking, मैं बोल रहा था। मतलब हम कब की बात कर रहे हैं? पास्ट में कोई काम चल रहा था। सेंटेंस का फॉर्मेशन समझिए, ये was लिखा गया क्योंकि हमें सेंटेंस को कहां ले जाना है, पास्ट में। यस, और कोई काम चल रहा है। जब कोई काम चल रहा होता है तो हमें बी यूज करना पड़ता है, अभी मैंने आपको समझाया था। और उस स्लाइड में हमने देखा था बी इज इक्वल टू वॉज भी होता है, वर्ब भी होता है। मतलब कहीं ना कहीं उस बी का हमने यहां यूज किया वॉज में, और वॉज हमें बताता है क्या, पास्ट, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। वेरी गुड। ये वॉज जो है ये सेकंड फॉर्म है किसका? बी का। हमने देखा था बी, वॉज, बीन एंड बीइंग। यस, ये सेकंड फॉर्म हमें पास्ट बताने का काम करता है। तो आप फिर समझ लीजिए, पूरी इंग्लिश में अगर कहीं सेकंड फॉर्म बताना है तो मैं किसका यूज करना पड़ेगा? पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। आप यहां तक समझ गए? चलिए मैं यहां से इसको रब करके आगे बढ़ता हूं। सो हमने देखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगला सेंटेंस क्या है? वेरी गुड, पास्ट परफेक्ट। अब तो आपको भी समझ में आने लगा है कि इस पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस में हमें कोई ऐसा शब्द लगाना पड़ेगा जो पास्ट बताएगा। वेरी गुड। और कोई ऐसी वर्ब लगानी पड़ेगी जो परफेक्ट बताएगी। ट्रू। चलिए देखते हैं सेंटेंस। वेरी गुड। यहां हमने लिखा हैड, पास्ट बताने के लिए, और फिर हमने लिखा स्पोकन, सेंटेंस को परफेक्शन की तरफ ले जाने के लिए।
अब क्या ये हैड भी सेकंड फॉर्म है? बिल्कुल, देखिए ये हैड सेकंड फॉर्म है। देखिए देखिए यहां एक वर्ब होती है हैव, वर्ब होती है हैव, जिसका मतलब होता है लेना, खाना, पीना या पास में होना, बहुत सारे मतलब होते हैं हैव के। उस हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड, और वही उसी वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है हैड। तो हैव एक वर्ब है इंग्लिश में जिसका मतलब होता है लेना, खाना, पीना या पास में होना। आई हैव दिस पेन, तो ये पेन मेरे पास है इसलिए मैंने यहां हैव, आई हैव दिस पेन, ये मैंने यूज किया। और इसका सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड। चलिए वापस आते हैं। इस सेंटेंस में हमने ये हैड वर्ब के सेकंड फॉर्म की तरह यूज किया ताकि हम सेंटेंस को पास्ट बता सकें, और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म हमने यूज किया वो इसलिए किया ताकि हम सेंटेंस को परफेक्ट बता सकें। अब ये सेंटेंस हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट, मतलब कोई काम पास्ट में पहले ही फिनिश हो चुका था। जैसे आई हैड गॉन, आई हैड डन, आई हैड टोल्ड, आई हैड स्पोकन, आई हैड वॉच्ड, आई हैड स्लेप्ट। थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या आपका? वो रटने वाली मेथड से आप ऊपर उठ पा रहे हैं क्या? वो स्ट्रक्चर, वो ट्रांसलेशन, वो टेबल, उन सब से बाहर आ पा रहे हैं? थोड़ा दिमाग खोल के देखिए, समझिए इस बात को, ये जिंदगी भर काम आएगा। ये टेंसेस कभी नहीं बदलेंगे, ये टेंस हमेशा ऐसे ही रहेंगे, और जब तक आप हैं तब तक आपको इनका काम पड़ेगा। ठीक, तो ये टेंसेस अभी आज पहली बार बहुत अच्छे से लॉजिकली समझ लीजिए, क्योंकि ये पूरी जिंदगी काम आने वाले हैं। ठीक, हमने ये सेंटेंस देखा पास्ट परफेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है वेरी गुड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यस, और इसमें भी हमें लगाना पड़ेगा सिंस या फॉर, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब यहां क्या होगा? सिंस या फॉर लगेगा। समझिए इसको, हैड बताता है पास्ट, क्योंकि प्रोसेस चल रही है, हो रही है, इसलिए इसमें लगाना पड़ता है बी का फॉर्म, दैट इज बीन। और थर्ड फॉर्म क्यों लगाया? क्योंकि परफेक्शन का मामला है। वेरी गुड, तो इस बीन ने हमें बताया परफेक्शन, और आईएनजी मींस कंटिन्यूअस। स्कूल में फिर हमें यह समझा दिया गया था कि ये जो हैड बीन है ये हेल्पिंग वर्ब है, यही समझाया था। और नॉट कहां लगा दिया था? हैड के बाद। तो आज अच्छे से समझ लीजिए, हैड यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, बीन यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये स्पीकिंग जो है वो वर्ब का एनजी फॉर्म है। सो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि इस सेंटेंस में नॉट कहां लगेगा जब नेगेटिव बनाएंगे तो, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड है, क्योंकि जब हम किसी सेंटेंस का क्वेश्चन या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना होता है। जैसे अगर मैं यहां इसका क्वेश्चन बनाऊं तो ये होगा वॉज आई स्पीकिंग, या होगा हैड आई स्पोकन। यस, और तो यहां क्या बनना चाहिए था? अगर हम बुक की माने तो हैड बीन आई स्पीकिंग, जबकि यहां सेंटेंस बनता है हैड आई बीन स्पीकिंग, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। लॉजिक समझिए, इस चीज को समझिए। आप वो चीज समझ रहे हैं जो आपको पिछले कई सालों से समझ में नहीं आई। कई बार आपने कोशिश की, फिर भूल गए, फिर कोशिश की, फिर भूल गए, फिर तो हमने कॉन्फिडेंस ही खो दिया। हमें लगा कि टेंस तो हमें नहीं आ पाएंगे। हमने कई बार वीडियोस ट्राई किए, यूट्यूब पे हम गए, यहां गए, वहां गए, हर जगह हमने कोशिश की, पर वही ले दे के वही स्ट्रक्चर, वही ट्रांसलेशन, वही सब कुछ। आज कुछ नया सीख रहे हैं, पूरे ध्यान से सीखिए। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। देखिए वही बी वाला मामला आपको फिर मैं समझा देना चाहता हूं एक बार। बी एक वर्ब है जिसका सेकंड फॉर्म वॉज, थर्ड फॉर्म बीन और आईएनजी फॉर्म बीन। बी इज इक्वल टू, देखिए यहां लिखा है मैंने इज इक्वल टू, इज एम आर प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए वॉज वर्ब, मतलब जब कोई एक्शन होगी तो वहां में बी लिखना होगा। अगर वो प्रेजेंट की होगी तो इज एम आर लिखना पड़ेगा, अगर सॉरी पास्ट की होगी तो वॉज या वर्ब लिखना पड़ेगा। ठीक, यहां तक आप समझ पाए हैं? वेरी गुड। अगला स्ट्रक्चर हमारा, अगला सेंटेंस विदाउट स्ट्रक्चर। ये हमने, अच्छा पास्ट वाला हमने देख लिया, अब हम फ्यूचर की तरफ चलते हैं। वेरी गुड। देखिए कितना लॉजिकल मामला है, जिसको लगातार रटा गया वो कितना ज्यादा लॉजिकल है। देखिए
विल हम सबने देखा था फ्यूचर होता है, यस। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल, वेरी नाइस। तो ये सेंटेंस क्या हुआ? फ्यूचर सिंपल। मतलब हम यहां फ्यूचर में होने वाली किसी घटना की बात करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि आई विल गो, तो अभी मैं कहीं भी नहीं गया हूं, मैं यहीं आपके सामने हूं, लेकिन मैंने क्या कहा? आपसे उस घटना का जिक्र किया, उसकी बात की। किस घटना की? मेरे जाने की घटना की, कि आई विल गो या आई विल स्पीक या आई विल ट्राई या आई विल डू, मतलब मैं फ्यूचर में ऐसा करूंगा, इसकी सिर्फ बात हुई। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब इसे समझिए। विल मीन्स फ्यूचर, स्पीकिंग मीन्स कंटिन्यूअस। मैं यहां लिख देता हूं, आप समझिए। ये रहा फ्यूचर और ये रहा कंटिन्यूअस, यही है। एक तरह से सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है और अपने आप में पूरा कंप्लीट है, क्योंकि सेंटेंस का नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस, यही नाम है, वेरी गुड। लेकिन यहां पर बीच में बी लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है? जबकि आपको तो स्कूल में पढ़ाया गया था कि ये जो विल बी है ये पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब है, यही पढ़ाया गया। और आप कुछ से जब इसका नेगेटिव बनवाया गया या उसका बना के दिखाया गया तो नॉट कहां लगाया? विल के बाद। फिर कंफ्यूज हो गए थे आप। अब बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। यहां बी आखिर क्यों लिखा है? क्योंकि बिना बी के भी सेंटेंस पूरा कंप्लीट है। विल माने फ्यूचर और कंटिन्यूअस मतलब स्पीकिंग, आईएनजी। तो सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर ये बी क्यों लिखना पड़ा? मैंने आपको अभी समझाया था कि अगर कोई प्रोसेस चलेगी, कॉन्टिन्यूटी में होगी, तो हमें वहां बी का यूज करना होगा, ठीक। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात थी तो हमने वहां लिख लिया था एम, क्योंकि बी इज इक्वल टू इज एम आर। जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात थी तो हमने वहां लिख लिया था वॉज वर, बिकॉज बी इज इक्वल टू पास्ट के लिए वॉज वर। लेकिन विल के बाद इज इक्वल टू बी नहीं होता है विल के, तो फिर हमें यहां क्या करना पड़ा? इस विल के बाद उस बी को ही लिखना पड़ा। इस विल के बाद हमें उस बी को ही लिखना पड़ा, क्योंकि अगर हम इज एम आर लिखते तो सेंटेंस प्रेजेंट हो जाता, अगर वॉज वर लिखते तो सेंटेंस पास्ट हो जाता। सेंटेंस हमारा कौन सा है? वेरी गुड, फ्यूचर है। ये हमने वो बी लिखा और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस, तो सेंटेंस हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगला सेंटेंस, चलिए हम अगले सेंटेंस पर चलते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, ये देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सेंटेंस, वेरी गुड। ये है फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर परफेक्ट। चूंकि परफेक्शन के लिए हमें हैव और हैव के साथ थर्ड फॉर्म शो करना पड़ता है, इसलिए आप ऐसा कुछ मान लें कि ये सेंटेंस यहां तक तो फ्यूचर बता रहा है विल, और ये हैव और थर्ड फॉर्म हमें परफेक्शन बता रहा है कि मामला कैसा है, परफेक्ट है। तो विल ने हमें क्या बताया? ये फ्यूचर है। सेंटेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट, जबकि यहां भी आपको क्या रटवाया गया था कि विल हैव हेल्पिंग वर्ब है। बहुत कंफ्यूजन में जीते हुए आए हैं आप। अब समझिए, विल जो है वो फ्यूचर है, हैव इसके बाद परफेक्शन के हिसाब से लगा, क्योंकि विल हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म, ये परफेक्शन शो करते हैं। वेरी गुड, ये भी हमें समझ में आ गया। अब हम अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, जो कि इसका सबसे आखिरी सेंटेंस है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सेंटेंस, आई विल हैव बीन स्पीकिंग। वेरी गुड, देखिए इसमें क्या क्या लगा हुआ है। हाँ वेरी गुड, इसमें सिंस फॉर भी आएगा। ये रहा विल माने फ्यूचर। इसके बाद हमें चूंकि कोई प्रोसेस चल रही है इसलिए बी लगाना पड़ेगा। और कौन सा वाला मामला है? परफेक्शन का है, इसलिए बी का थर्ड फॉर्म हमने लिखा बीन। और चूंकि परफेक्ट है इसलिए हैव के बाद हमें लिखना पड़ेगा थर्ड फॉर्म, तो यहां हमें लिखना पड़ा हैव। और ये रहा स्पीकिंग मतलब कंटिन्यूअस। इस सेंटेंस को समझिए, मैं इसको क्लीन करके दिखाता हूं आपको थोड़ा। देखिए ये सेंटेंस समझिए, इसमें विल हमें बता रहा है फ्यूचर, ये तो आपको अच्छे से मालूम है।
हैव हमने यहां लिखा परफेक्ट के लिए क्योंकि हैव आता है, और बी हमें लिखना है क्योंकि प्रोसेस हो भी रही है, तो हमें कौन सा बी लिखना था, बी का थर्ड फॉर्म, ठीक। और ये रहा कॉन्टिन्यूअस, दैट इज कॉल्ड आईएनजी। तो अब सेंटेंस समझिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस विल ने इसको फ्यूचर बनाया, हैव और बीन ने इसको परफेक्ट बनाया मिलकर, और आईएनजी ने इसको कॉन्टिन्यूअस बनाया। यही नाम है इस सेंटेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और नीचे आएगा सिंस एंड फॉर। ये हम अभी आगे देखेंगे कि सिंस कहां यूज करना है और फॉर कहां यूज करना है। ये आपने ये भी रटा है, आपने रटा है कि सिंस मतलब वेरी गुड, निश्चित समय, वेरी गुड, यही आया क्योंकि आपने सीखा यही है। और फॉर मींस अनिश्चित समय। पर कभी कभी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा समय निश्चित है और कौन सा अनिश्चित। अगर निश्चित होगा तो हम सिंस लगा देंगे, अनिश्चित होगा तो फॉर लगा देंगे, पर हम यही कंफ्यूज हैं कि ये जो टाइम दिया गया है ये निश्चित है कि अनिश्चित है। तब फिर हम थोड़े कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि क्या लगाएं। ये आपको समझ में आया? मैंने आपको यहां पूरे 12 के 12 सेंटेंस बताए, ये पूरे 12 टेंस है, वो भी बिना स्ट्रक्चर, बिना ट्रांसलेशन, बिना उनका नाम लिखे, और बहुत ही कम समय में। इस वीडियो को देखते थे शायद आधा घंटा हुआ है आपको, 30 मिनट्स, और इसमें हमने पूरा सीख लिया ये टेंस वाला पोर्शन कि सेंटेंसेस आखिर कैसे बने। ये मैं आपको पूरा एक ही उसमें दिखा देता हूं। देखिए, ये पूरी स्क्रीन आपके सामने विजिबल है। ये प्रेजेंट सिंपल जहां हमने लिखा आई स्पीक, देन आई एम स्पीकिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहां हमने टेबल नहीं बनाई, यहां हमने टेबल नहीं बनाई, कहीं भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं लिखा। अरे हम चीजों को देखकर समझ जाते हैं। देखिए ये क्या है, ये बॉटल है, ये फैन तो नहीं है। आपने कैसे जाना कि ये बॉटल है? इसको देखकर आप समझ गए कि ये बॉटल है। वेरी गुड। ऐसे ही अब आपको आदत डालनी होगी कि आप सेंटेंस को देखकर समझ जाएं कि वो कौन सा टेंस है, उसका नाम पता उस टेबल के थ्रू नहीं लिखना पड़े। देखिए हम समझ लेते हैं, एम मतलब प्रेजेंट, स्पीकिंग मतलब आईएनजी कॉन्टिन्यूअस, हैव स्पोकन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, कोई काम हो चुका है, फिर हैव बीन स्पीकिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद पास्ट सिंपल, यहां हमने सेकंड फॉर्म यूज किया, आई स्पोक, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये रहा पास्ट, और स्पीकिंग मतलब कॉन्टिन्यूअस। फिर पास्ट परफेक्ट, हैड मतलब पास्ट, ये भी सेकंड फॉर्म है, स्पोकन थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट, हैड बीन स्पीकिंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर की तरफ जब हम आए तो विल माने फ्यूचर और स्पीक मतलब सिंपल, फ्यूचर सिंपल। उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये फ्यूचर ये कॉन्टिन्यूअस, बीच में बी लगा हुआ है क्योंकि प्रोसेस जब होगी तो हमें बी वाला फॉर्म लिखना पड़ेगा। उसके बाद फ्यूचर और परफेक्शन, हैव और थर्ड फॉर्म क्या शो करता है, परफेक्शन। उसके बाद फ्यूचर विल हैव ने मिलकर बनाया, सॉरी हैव और बी ने मिलकर बनाया परफेक्शन, और स्पीकिंग मतलब कॉन्टिन्यूअस। जैसा सेंटेंस है वो अपने जैसा उसका नाम था उसका अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ये पूरे 12 के 12 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। मैं इसमें से ये मार्क्स हटा देता हूं ताकि आप इसको देख पाएं अच्छे से। ये समझ लीजिए पूरे 12 के 12 सेंटेंस है, कहीं भी इनका नाम लिखा है, कहीं स्ट्रक्चर नहीं है, कोई हिंदी नहीं लिखा हुआ है। अब आपको इसको देख के समझना होगा कि ये कौन सा टेंस है। ये पूरा लॉजिकली आपको अभी समझाया गया कि कौन सा वाला टेंस क्या है, ठीक। अब इसमें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टेंस, तो इतना तो समझ ही जाते हैं कि अगर मैं यहां ही लिखूंगा, जो कि पहले वाले वीडियोस में आपको बताया गया था कि अगर यहां ही, शी, इट या सिंगुलर होगा तो ये स्पीक की जगह क्या हो जाएगा, स्पीक्स। वेरी गुड। अगर मैं यहां यू लिख दूंगा तो क्या लिखना होगा, यू आर स्पीकिंग। ये डिटेल में आपको और आगे वाले वीडियोस में बताया जाएगा। अभी आप थोड़ा समझ लीजिए, अगर यहां यू लिखा है तो यू हैव स्पोकन, अगर यहां ही लिखा है तो ही हैज स्पोकन, मतलब वो बोल चुका है। हां, एक और बात यहां समझने वाली है, आपने सेंटेंसेस तो समझ लिए, आपको शायद यह भी पता लगना शुरू हो गया कि कौन सा वाला सेंटेंस किस टेंस का है। पर क्या कभी आपको यह सिखाया गया कि टेंसेस
यूज कैसे होते हैं, कौन सा वाला सेंटेंस हमें कब यूज करना है, याद कीजिए। अगर क्या कभी ने सिखाया, कभी किसी ने सिखाया आपको ये? शायद नहीं। कुछ देर बाद इसी वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर टेंसेस को यूज कब, कहां और कैसे लॉजिकली यूज करते हैं बिना रटे। अभी हम देखेंगे कि कौन सा टेंस कब और कहां यूज किया जाता है। अभी हम देख रहे हैं ये पूरे 12 के 12 सेंटेंस जो सालों लग गए हमें सीखने में। यहां तक आप समझ गए। अब अगर इन्हीं सेंटेंसेस का हमें क्या बताना हो, नेगेटिव बनाना हो, तो हम सब एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगानी है। हेल्पिंग वर्ब हम सबको मालूम है, कुछ नहीं करना है, उसमें नॉट लगा देना है। यहां हेल्पिंग वर्ब हमें दिख नहीं रही थी पहले, पर इसकी छुपी हुई हेल्पिंग वर्ब है डू। प्रेजेंट सिंपल की छुपी हेल्पिंग वर्ब आई वी यू दे के लिए डू और ही शी इट या सिंगुलर के लिए डज। तो यहां सेंटेंस बना आई डू नॉट स्पीक, मतलब मैं नहीं बोलता हूं। यहां हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है एम, इसमें हमने नॉट लगाया, आई एम नॉट स्पीकिंग, फिर हैव के साथ नॉट लगाया, हैव नॉट स्पोकन, फिर हैव के साथ नॉट लगाया, यहां हैव नॉट बीन स्पीकिंग। यहां हमने सिंपल वाले सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म यूज किया था, यस। इस बार हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई डिड, और ये डिड भी सेकेंड फॉर्म है किसका, डू, डिड और डन। ये वर्ब आपको आती है। ये डिड भी सेकेंड फॉर्म है और इस सेंटेंस में ये सेकेंड फॉर्म क्या कर रहा है, पास्ट बताने का काम कर रहा है। आपसे मैंने कहा था वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट बताने के लिए काम आता है। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट नहीं, पूरा पास्ट हम सेकेंड फॉर्म से बताते हैं। देखिए ये डिड लिखा है पास्ट बताने के लिए, तो आई डिड नॉट स्पीक। अब चूंकि हमने डिड से पास्ट बता दिया, इसलिए डिड वाले सेंटेंस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर आप ऐसा लिखते हैं आई डिड नॉट स्पोक, तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 2 बार सेकेंड फॉर्म यूज किए हैं, एक बार डिड और एक बार स्पोक। यह गलत है। हमें क्या लिखना होगा, आई डिड नॉट स्पीक। अगला सेंटेंस है आई वॉज नॉट स्पीकिंग। ये वॉज हमें पास्ट बता रहा है क्योंकि ये बी का सेकेंड फॉर्म है, और इसमें हमने नॉट लगाया तो मामला नेगेटिव हो गया। आई वॉज नॉट स्पीकिंग। आई हैड नॉट स्पोकन, मतलब मैं नहीं बोल चुका था। हैड के बाद नॉट, क्योंकि हैड यहां पर हेल्पिंग वर्ब। अगला सेंटेंस आई हैड नॉट बीन स्पीकिंग। हैड के बाद यहां भी हमने नॉट लगाया, सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो इसका मीनिंग निकलता है आई हैड नॉट बीन स्पीकिंग, मतलब मैं नहीं बोल रहा था, और सिंस फॉर जो भी हमें लगाना हो। फ्यूचर के लिए हमारे पास विल एक हेल्पिंग वर्ब, जिसके साथ हमने लगाया नॉट, तो सेंटेंस बन गया आई विल नॉट स्पीक। आई विल नॉट स्पीक। अगला सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। वेरी गुड। पहले क्या लगता था, विल बी, जी नहीं, हेल्पिंग वर्ब है विल। उसके बाद हमने लगाया नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगता है। इसके बाद हमने यूज किया ये बी, क्योंकि जब प्रोसेस होती है तो हमें बी का यूज करना पड़ता है होने के लिए। उसके बाद आ गया स्पीकिंग, तो आई विल नॉट बी स्पीकिंग। अगला सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट। विल हमें बताता है फ्यूचर, हैव और थर्ड फॉर्म बताता है परफेक्शन। हेल्पिंग वर्ब है विल, इसलिए विल के बाद लगा नॉट, तो आई विल नॉट हैव स्पोकन, मैं नहीं बोल चुका हूंगा। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि इसको कहां यूज करना है, किस तरह से यूज करना है। आप ज्यादा हिंदी के चक्कर में मत पड़िए, जितना ट्रांसलेशन के चक्कर में पढ़ेंगे उतना कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। आप सेंटेंस को देखकर समझिए, और जब आपको यह समझा दिया जाएगा कि इनको कहां और कैसे यूज करना है, तो वैसे भी हिंदी की जो जरूरत है वो कम हो जाएगी या ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगी। ध्यान से देखिए, तो यह सेंटेंस था फ्यूचर परफेक्ट। इसी का अगला सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है जिसमें हमने लगाया नॉट। हैव बीन हमें परफेक्शन बताता है। स्पीकिंग कंटिन्यूअस। सेंटेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब थोड़ा लॉजिकली समझ में आने लगा आपको कि आखिर सेंटेंस कैसे बनता है बिना स्ट्रक्चर के, बिना ट्रांसलेशन के। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें किसी सेंटेंस को
का इंट्रोगेटिव बनाना हो, उसका क्वेश्चन बनाना हो, तो वो क्वेश्चन कैसे बनेगा? ठीक है, चलिए हम देखते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में एक अलग से आपको वीडियो मिलेगा जिसमें हम पूरी सारी बातें क्वेश्चंस के बारे में करेंगे कि आखिर क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। क्योंकि देखिए, बोलते वक्त क्या होता है, जब आप स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं और आप बोलना शुरू करते हैं तो क्वेश्चन जनरली यहां तक तो आ जाता है आपकी, लेकिन यहां से बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि आप ये पक्का नहीं कर पाते हैं कि ये जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं ये ग्रामेटिकली सही बना है या नहीं बना है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से शायद समझ में नहीं आता कि क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में, आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि ये क्वेश्चंस आखिर बनाए कैसे जाते हैं। अभी हम यहां ये देख लेते हैं कि टेंस का जो सेंटेंस है इसका अगर क्वेश्चन बनाना पड़ जाए तो किस तरह से बनेगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस। ये देखिए, अब हमने क्या किया, वो जो हेल्पिंग वर्ब थी उसको बाहर निकाल दिया। डू आई स्पीक, क्या मैं बोलता हूं, ये प्रेजेंट सिंपल का क्वेश्चन है। एम आई स्पीकिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, क्या मैं बोल रहा हूं। उसके बाद हमारा सेंटेंस है हैव आई स्पोकन, क्या मैं बोल चुका हूं। यहां हैव बाहर है सेंटेंस में क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। अगला सेंटेंस है हैव आई बीन स्पीकिंग और उसके साथ लगाए सिंस एंड फॉर, क्या मैं ऐसा बोल रहा हूं बहुत देर से। हैव बाहर क्योंकि हैव हेल्पिंग वर्ब। इस वाले सेंटेंस में जिसको हम बोलते हैं पास्ट सिंपल, इसमें हमने डिड को बाहर निकाला क्योंकि डिड यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा क्योंकि डिड खुद एक सेकंड फॉर्म है। किसका? डू का। वेरी गुड। डिड जो है वो डू वर्ब का सेकंड फॉर्म है और डन उसका थर्ड फॉर्म है, तो ये एक तरह से खुद ही सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट है। इसलिए हमें आगे लिखना पड़ा डिड आई स्पीक, डिड यू स्पीक, डिड दे स्पीक, डिड ही स्पीक। ये लिखना या बोलना गलत होगा, डिड यू स्पोक या डिड आई स्पोक। यहां सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, ध्यान दीजिए इस बात को। यहां हम स्पोक नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेकंड फॉर्म में हो जाएंगे, इसलिए ये गलत है। अगला है वॉज आई स्पीकिंग, मतलब पास्ट में कॉन्टिन्यूटी, क्या मैं बोल रहा था। वॉज आई स्पीकिंग, हैड आई स्पोकन, पास्ट परफेक्ट, हैड आई बीन स्पीकिंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर का हमारा सेंटेंस विल आई स्पीक, विल ने क्वेश्चन बनाया क्योंकि विल जो है हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद विल आई बी स्पीकिंग, क्या मैं ऐसा बोल रहा होऊंगा। विल आई हैव स्पोकन और विल आई हैव बीन स्पीकिंग। क्वेश्चन के बारे में एक बात यहां समझ लीजिए, क्वेश्चन बनता है हेल्पिंग वर्ब से। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बने हैं और जब भी प्रश्न क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनता है तो उसका आंसर या तो यस में दिया जा सकता है या सिर्फ नो में दिया जा सकता है। तीसरा कोई तरीका नहीं है कि हम उस हेल्पिंग वर्ब से बने क्वेश्चन का आंसर दे पाए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, यस आई स्पीक या नो आई डोंट स्पीक। या तो मैं बोलता हूं यस या नो। डू यू प्ले चेस, क्या आप चेस खेलते हैं। अगर आप खेलते हैं तो आप कहेंगे यस, नहीं खेलते तो आप कहेंगे नो। तो जब भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनता है तो उसके केवल दो ही आंसर्स होते हैं, या तो यस या नो। जैसे हैव आई स्पोकन, क्या मैं बोल चुका हूं, इधर यस और नो। विल आई स्पीक, क्या मैं बोलूंगा, यस और नो। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, जब भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, जब भी प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से उठेगा तो उसके दो ही आंसर होंगे, या तो यस या नो। ये प्रश्न पूछने का एक तरीका हुआ जो टेंस पे हिसाब से था, जो टेंस पर बेस्ड था। तो यहां तक हमने समझ लिया कि टेंसेस आखिर क्या हैं, हमें क्यों समझ में नहीं आए, और टेंस में सेंटेंस लॉजिकली कैसे फ्रेम होता है। आपको तीनों तरह से बना के दिखाए गए। अगर हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं तो कैसे पूरे 12 सेंटेंस बनते हैं, अगर नेगेटिव हो तो क्या होता है सारे 12 सेंटेंस में, और अगर उनका प्रश्न बनाना पड़े, उनको क्वेश्चन या इंटरोगेटिव फॉर्म में ले जाना पड़े तो किस तरह से पूरे 12 सेंटेंस बनते हैं। ये पूरे के पूरे टेंस आपको अभी यहां दिखाए गए, समझाए गए, सिखाए गए। क्या आप समझ पाए? क्या ये वो कुछ अलग था जो हमने आज तक सीखा था?
अब ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको कि हमने बहुत कुछ रटा था और इस बार बहुत कुछ समझा? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आज पहली बार टेंस समझ में आए? अगर आप इसको लंबे समय तक अपने दिमाग में रखना चाहते हैं तो आज ही जाकर कम से कम 2 लोगों को सिखाइए। कुछ गड़बड़ होगी, वो आप वापस से वीडियो देखकर करेक्ट कर सकते हैं, पर आज कम से कम 2 लोगों को जाकर सिखाइए कि आपने टेंस में क्या क्या लॉजिकली सीखा। जैसे शायद ही कम लोगों को यह बात पता हो कि हेल्पिंग वर्ब टेंस में क्या करती है, समय बताने का काम करती है। बहुत कम लोग जानते थे कि मेन वर्ब क्या करती है, उस घटना के होने के तरीके बताती है। ये सब आपको समझ में आया? और किस तरह हमें स्कूल या कॉलेज में बता दिया गया या बुक्स ने बताया कि ये पूरा हेल्पिंग वर्ब है, जबकि हेल्पिंग वर्ब टेंस में क्या करती है, टाइम बताने का काम करती है। यहां तक आपको सारे के सारे टेंस समझ में आ गए होंगे लॉजिकल। अब हम आगे देखेंगे कि आखिर ये जो सेंटेंसेस हमने देखे पूरे 12 अलग अलग टेंस के, इनको यूज कैसे किया जाता है, हमें कब कौन सा सेंटेंस यूज करना है। हम बहुत कंफ्यूज हैं, यकीन मानिए। अगर मैं आपसे हिंदी में कहूं कि मैंने खाना खा लिया है और मैं कहूं आपसे कि मैंने खाना खाया, क्या इन दोनों सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस है? क्या इंग्लिश इन दोनों का सेम बनेगा या अलग बनेगा? देखिए, अभी भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ गया कि मैंने खाना खाया और मैं खाना खा चुका हूं, इन दोनों में कोई अंतर है? अधिकतर लोग कहते हैं कोई अंतर नहीं, क्योंकि वे नहीं जानते कि टेंसेस को कब, कहां और कैसे यूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब इस टेंस का, क्योंकि हमें लिखने पढ़ने बोलने में सेंटेंसेस को यूज करना है, ये रहा।